उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इस सरगर्मियों के तेज होने के पीछे वजहें भी वाजिब है। अभी 10 सीटों पे उपचुनाव होने हैं जिसकी सुगबुगाहट अभी से सुनाई देने लगी है और हर एक राजनीतिक दल उसको लेकर अपनी तैयारियों में जुट गया है। जहां भारतीय जनता पार्टी अपने मजबूत कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है, वहीं समाजवादी पार्टी पीडीए के साथ साथ अब ब्राह्मण वोट बैंक पर अपनी नजर जमाते हुए अपनी तैयारियों को धार दे रही है। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी है जो कि पिछले लोकसभा चुनाव में एक बार फिर शून्य पर सिमटने के बाद अपने जनाधार को वापस पाने के लिए लगातार बैठकें कर रही है और उससे जूझ रही है। हालांकि अब जो है बहुजन समाज पार्टी ने अपने 1980 के दशक में, यानी कि जब बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ था, बामसेफ का गठन हुआ था, जिस मुद्दे पे पार्टी थी और जिसको लेकर जो है काशीराम ने पूरा एक आंदोलन खड़ा किया था, यानी कि काशीराम का जो संदेश था, जिसकी जितनी साझेदारी उसकी सत्ता में उतनी भागीदारी, उसी मुद्दे पर बहुजन समाज पार्टी वापस लौटते हुए दिख रही है। तो काशीराम के उसी फॉर्मूले को लेकर अब बहुजन समाज पार्टी ने लगातार अपनी रणनीति पे को धार देना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से लखनऊ में जो बैठकों का आयोजन किया गया, उसके बाद मायावती ने जिस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, यानी कि कोटे के अंदर कोटा देने का मतलब, यानी कि जो आरक्षित वर्ग है जो SC ST का, उसके अंदर उपवर्गीकरण का जो फैसला दिया, यानी कि 20 साल फैसले को पलटते हुए जो नया फैसला आया, उस पर भी मायावती ने जिस तरीके से अपनी आवाज उठाई, उसको भी इसी से जोड़ के देखा जा रहा है कि आखिर जो जनाधार की कमी से जो बहुजन समाज पार्टी जूझ रही है, उसमें अब जो है बहुजन समाज पार्टी को समझ में आने लगा है कि आर फैक्टर, यानी कि रिजर्वेशन फैक्टर जो है, उसके लिए एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। इसके लिए बहुजन समाज पार्टी ने एक व्यापक प्लान बनाया है, यानी कि जो है हर ग्राम सभा पे जो बहुजन समाज पार्टी बैठक करेगी, साथ ही साथ जो प्रखंड स्तर तक के जो सभा होंगी, उसमें भी आरक्षण के मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाएगा। और इसके पीछे वजह यह है कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक था, खासतौर से जो SC और ST वोट बैंक जो उत्तर प्रदेश में था, वो पिछले चुनाव में लगातार छिटकता रहा और इस समय जो है बहुजन समाज पार्टी की स्थिति यह आ गई कि वो वोटर जो कभी उनके साथ रहा करता था, जो माना जाता था कि वो बहुजन समाज पार्टी या मायावती को छोड़ नहीं सकता, उसने जब साथ छोड़ा तो बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत 10% के नीचे आ गया। अब आपको बताते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने यह फैसला तो कर लिया है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की ये राह आसान नहीं है। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने जब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जब कहता है कि आरक्षित वर्ग में भी जो है वर्ग बनाए जा सकते हैं, मतलब उनका उपवर्गीकरण किया जा सकता है, उसके बाद मायावती ने क्या कुछ कहा। एक लंबा चौड़ा प्रेस नोट बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जारी किया गया, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दिया कि बहुजन समाज पार्टी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की मुखालफत करती है और उसकी बहुजन समाज पार्टी ने वजह भी गिनाई है। क्या क्या वजह है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। पूरा प्रेस नोट देखिए, इस समय मेरे हाथ में है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती का कहना है कि अब माननीय कोर्ट ने अपने 1 अगस्त 2024 के इस निर्णय से 20 वर्ष पूर्व दिया गया निर्णय, जो कि सन 2004 में जो है 5 सदस्य न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ द्वारा EV चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में दिया गया था, उसको पलट दिया है, जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भीतर किए जाने वाले वर्गीकरणों को मान्यता देने से इनकार कर दिया गया था और यह भी कहा गया था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भीतर उपवर्गीकरण नहीं किया जा सकता। यह 2004 का फैसला है जिसका हवाला मायावती दे रही हैं। और उसके बाद की अगर बात करें तो मायावती ने साफ तौर पे कहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2004 में अपने निर्णय में यह भी कहा था कि चूंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को लोगों ने जो अत्याचार सहे हैं वो एक वर्ग और एक समूह के रूप में सहे हैं, तथा यह एक प्रकार का वर्ग है, ना कि यह अलग अलग वर्ग है। जो मायावती कहना चाहती हैं जो 2004 के फैसले के माध्यम से, वो ये है कि ये इसमें जितने भी वर्ग हैं, जिनको आज हम जो है अति दलित के नाम से बुलाते हैं या तमाम अलग अलग नामों से बुलाते हैं, वो सब एक हैं। चूंकि इन लोगों ने जो भी जुर्म सहे, जो भी अत्याचार सहे, वो एक वर्ग के रूप में सहे हैं, तो जिसके भीतर किसी भी प्रकार का वर्गीकरण करना उचित नहीं होगा। इसके अलावा मायावती कहती हैं कि परंतु अब 1 अगस्त 2024 के इस निर्णय के बाद जहां जो पार्टी सत्ता में होगी वो अपनी अपनी राजनीति के हिसाब से अदलती और बदलती रहेगी, जिसके साथ साथ राज्य सरकारें अपने वोट बैंक के लिए अपनी मनचाही जातियों का आरक्षण, अनुचित लाभ देने का प्रयास करेंगी। तो एक तरह से मायावती ने सीधे तौर पे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों पे ही हमला बोला है और उनका साफ तौर पे कहना है कि इस प्रकार के आदेश से ऐसी संभावनाएं जो है वो आएंगी या ऐसी समस्याएं उत्पन्न होंगी जिसके कारण SC और ST का मिल रहा आरक्षण समाप्त हो जाएगा और फिर इसका नतीजा यह होगा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
जो वर्ग है अंत में आरक्षण से वंचित रह जाएगा और उनके हिस्से का आरक्षण भी अंत में किसी ना किसी रूप में सामान्य वर्ग में चला जाएगा। असल में मायावती ने साफ तौर पे कहा है कि जब वर्गीकरण हो जाएगा इस आरक्षण के क्षेत्र में, तो उसके बाद जो नौकरियों में नियुक्तियां निकलेंगी या जो कॉलेज और जो विश्वविद्यालय हैं वहां पे जो वैकेंसियां आएंगी या उसमें एजुकेशन सिस्टम पे जो वैकेंसी आएंगी, वहां पे जब ऐसा वर्गीकरण हो जाएगा तो उसमें पर्याप्त जो है कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे और उसके बाद वो कोटा जो है सामान्य वर्ग में चला जाएगा। और इसके तहत जो है उन्होंने ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है वर्ग जो वर्ग विशेष है उसकी। उसके अलावा मायावती ने यह भी कहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 को दिए गए निर्णय के बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के भीतर आपसी द्वेष की भावना भी बढ़ेगी। यानी कि मायावती जो है एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट की भी बात कर रही हैं और समाज में विभाजन की भावना को और अधिक बढ़ावा मिलेगा कि जो कि राष्ट्र की एकता और अखंडता पर करारा प्रहार करने जैसा है। इसके बाद जो है मायावती इस अपने प्रेस नोट में सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तीनों पे ही जो है क्वेश्चन मार्क लगाती हैं। उन्होंने साफ तौर पे अपने प्रेस नोट में लिखा है कि वैसे भी खासकर बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हमेशा से ही एससी और एसटी को वर्गों को मिल रहे आरक्षण के विरुद्ध रहे हैं। इसलिए इनके वकीलों ने उप वर्गीकरण यानी कि सब क्लासिफिकेशन की काफी जोरदारी से कोर्ट के सामने दलीलें रखी और इसे खत्म करने की कोशिश में यह पार्टियां हमेशा प्रयासरत रही हैं। समाजवादी पार्टी ने तो संसद के भीतर ही पदोन्नति में आरक्षण संबंधी बिल को ही बीजेपी और कांग्रेस के मिलीभगत से फाड़ दिया था, जिसे आज तक केंद्र सरकार संसद में दोबारा नहीं ला सकी है, जिसकी वजह से माननीय सुप्रीम कोर्ट के नागराज के निर्णय के तहत आज तक एससी एसटी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण संबंधी लाभ से वंचित रहना पड़ा है। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो मायावती दोबारा से जो आरक्षण का मुद्दा है उसको फिर से हरा करने की जुगात में है, क्योंकि मायावती को अब लगता है कि जो अपना खोया जाना आधार था वो उसको वापस पाने का आरक्षण से अच्छा कोई मुद्दा नहीं हो सकता। हालांकि मायावती को अपने इस फैसले पे भी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। बिहार में चिराग पासवान ने इस पे जो है पुनर्विचार याचिका की बात की है कि वो जो है रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो है दूसरी तरफ जो है जो इस समय उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बसपा के लिए चुनौती पेश कर रहे हैं वो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी इस फैसले पे जो है मुखालफत करते हुए दिखे। तो कहीं ना कहीं बसपा को जो ये लगता है ये राह इतनी आसान है, वो राह इतनी आसान होने वाली नहीं है। लेकिन फिलहाल ये तय है कि जो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे उपचुनाव होगा उसमें मायावती जो है आरक्षण के मुद्दे को गरमा कर और उस चुनाव में प्रवेश करेंगी। और साथ ही साथ मायावती की कोशिश है कि उपचुनाव के जरिए ही 2027 की तैयारियों के लिए भी दरवाजा खोला जाए। आप बने रहिए डेली लाइन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ ही साथ आपको ये हमारा सेगमेंट कैसा लगा ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं।